शुरुआत करते हैं पहली अहम खबर के साथ। हिमाचल प्रदेश से है, जहां पर जगह जगह भूस्खलन की भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं। शिमला के शनांत इलाके में भी भयंकर लैंडस्लाइड हुआ और इसकी चपेट में आने से एक जेसीबी चालक की मौत हो गई। दिल दहला देने वाले हादसे का यह वीडियो हिमाचल प्रदेश के शिमला का है, जहां कुमारसैन थाना क्षेत्र के शनान इलाके में यह भीषण लैंडस्लाइड हुआ है। हादसा उस वक्त हुआ जब एक जेसीबी मशीन सड़क से मलबा हटा रही थी। अचानक ऊपर से एक बड़ा पत्थर जेसीबी के ऊपर गिरा, जिसके चलते जेसीबी मशीन बेकाबू होकर कई 100 फीट नीचे गहरी खाई में जा गिरी। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोग और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और काफी देर बाद जेसीबी के ड्राइवर को खाई से रेस्क्यू कर अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। भूस्खलन की वजह से नेशनल हाईवे 5 पूरी तरह से बंद हो गया है, जिससे सड़क के दोनों ओर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। प्रशासन ने सड़क से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में मानसूनी बारिश ने कोहराम मचा रखा है। मौसम विभाग ने 6 अगस्त तक राज्य में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में आज के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी है। कुल्लू, कांगड़ा, ऊना और बिलासपुर जिलों के लिए तेज बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। और वहीं हिमाचल के कुल्लू में बाढ़ बारिश से भयंकर तबाही हुई है। सैलाब के साथ सड़क और पुल भी बह गया है। देखिए रिपोर्ट। बादल फटने के बाद मची तबाही की ये वीडियो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के मलाड़ा गांव की है। मलाड़ा पावर प्रोजेक्ट के पास बादल फटने के बाद ऐसा सैलाब आया जो सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गया। जहां पहाड़ों से आ रहे सैलाब में भारी भरकम क्रेन भी तिनके की तरह बह गई। इसके बाद एक पुल भी सैलाब में बह गया। पहाड़ों से गिर रहे बड़े बड़े पत्थर की चपेट में आने से घरों के भी तबाह होने की खबरें हैं। मलबे के साथ डैम में लगे डंपर भी सैलाब में बह गए। सैलाब का ऐसा रौद्र रूप दिख रहा था जिसके सामने कुछ भी बचना नामुमकिन लग रहा था। हिमाचल प्रदेश में आजकल फ्लैश फ्लड और पहाड़ों के दरकने से कई स्थानों पर हादसे हो रहे हैं। प्रशासन ने मॉनसूनी बारिश को देखते हुए आने वाले कुछ दिनों में कुल्लू और मंडी के लिए लैंडस्लाइड का अलर्ट जारी किया गया है। कुल्लू में तेज बारिश के चलते ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया है और पानी की रफ्तार से लोगों में डर का माहौल है। बारिश की वजह से कई स्थानों पर सड़क टूट गई है, कई रास्तों को बंद कर दिया गया है और लोगों से सतर्क होकर चलने की अपील की गई है। और वहीं हिमाचल के सिरमौर के पावंटा साहिब में हुए भीषण लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे 707 बंद हो गया और इसके बाद दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। आप देखिए तस्वीर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर एक बड़ा हादसा टल गया। हेवड़ा के पास अचानक पहाड़ी दरकने से भीषण लैंडस्लाइड हो गया, जिससे रास्ते पूरी तरह अवरुद्ध हो गए। भूस्खलन के बाद यातायात पूरी तरह ठप हो गया और दोनों ओर सड़कों पर गाड़ियां फंस गईं। रास्ता बंद होने से सब कुछ बीच में ही रुक गया। कुछ एम्बुलेंस, निजी गाड़ियां और मंडियों में फसलें ले जा रही गाड़ियां जाम में फंस गईं। ट्रैफिक में फंसने से लोगों को कई घंटों तक पानी और मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सूचना के बावजूद रेस्क्यू टीम और मशीनें देरी से पहुंची। लोगों ने NHAI और प्रशासन पर सवाल उठाया और कहा कि इलाका पहले से ही भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील घोषित है, फिर भी समय रहते कोई सुरक्षा उपाय नहीं किए गए। प्रशासन ने बयान जारी कर कहा कि सड़क को खोलने का काम तेजी से चल रहा है। बड़ी चट्टानें गिरी हैं, इसलिए रास्ता साफ होने में समय लग रहा है। लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई। और अब बात उत्तराखंड के चमोली की, जहां चमोली में विष्णुगाड़ पिपल कोठी परियोजना के पास भीषण लैंडस्लाइड हो गया। इस लैंडस्लाइड के कारण कई मजदूर घायल भी हो गए। देखिए भीषण लैंडस्लाइड की ये डराने वाली तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली से सामने आई हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस कदर पहाड़ दरक रहे हैं, धूल का गुबार उठ रहा है। लैंडस्लाइड के बाद आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्रशासन के मुताबिक भूस्खलन के समय साइट पर करीब 300 मजदूर काम कर रहे थे। पहाड़ से अचानक जब पत्थर लुढ़कने लगे तो मजदूर जान बचाने के लिए भागे। इस दौरान कई मजदूर घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज पीपल कोठी के विवेकानंद अस्पताल में चल रहा है। हादसा अलकनंदा के किनारे बन रही विष्णुगाड़ पीपल कोठी जल विद्युत परियोजना की डाइवर्जन साइट पर हुआ, जहां TSDC की सहायक HCC कंपनी काम कर रही है। भूस्खलन की सूचना मिलने के बाद SDRF, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे।
टीएसडीसी जोशीमठ के पास हेलंग से अलकनंदा नदी के पानी को रोकने के लिए एक बैराज का निर्माण कर रहा है। इस बैराज से अलकनंदा का पानी एक सुरंग के जरिए पीपलकोटी लाया जाएगा, जहां टरबाइन के माध्यम से बिजली बनाई जाएगी। इधर जम्मू कश्मीर के कठुआ में लैंडस्लाइड से पुल जमींदोज हो गया, जिससे महानपुर कठुआ रोड पर आवाजाही बंद हो गई। जम्मू कश्मीर में कठुआ में बारिश आफत बनकर बरसी है, जिसके चलते लखनपुर महानपुर रोड पर बना पुल भूस्खलन में ढह गया। 5 दशक से ज्यादा पुराने इस पुल के जमींदोज होने से महानपुर और बनी का लखनपुर से संपर्क कट गया है। पुल ढहने से इलाके में यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है। प्रशासन ने बसौली से कठुआ और जम्मू या दूसरे स्थानों पर जाने के लिए यात्रियों को वैकल्पिक स्थान अपनाने की सलाह दी है। इन क्षेत्रों के लोगों को अब लखनपुर या कठुआ जिला मुख्यालय पहुंचाने के लिए पंजाब से होकर गुजरना पड़ रहा है। हादसे के चलते नाले के ऊपर पहाड़ी पर बसे अठियालता पंचायत के कई मकान में दरारें आ गई है, जिसके चलते कई परिवारों को घर छोड़कर टेंटों में शरण लेनी पड़ी है। कठुआ के पहाड़ी क्षेत्रों में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। पुल के किनारों पर मिट्टी का कटाव पहले भी देखा जा चुका है। पहाड़ से भारी लैंडस्लाइड होने पर भारी मलबा और पत्थर पुल पर आ गिरा, जिससे पुल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। इस पुल के पास निर्माणाधीन नया पुल तैयार होने में अभी समय लगेगा, जिसमें कई दिन और लगने की संभावना जताई गई है। वही बात उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की करते हैं, जहां प्रयागराज में बाढ़ से हालात बिगड़ रहे हैं। निचले इलाकों में गंगा और यमुना नदी का पानी गया। रेस्क्यू टीमें राहत बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। भीषण बाढ़ की ये तस्वीरें यूपी के प्रयागराज की है, जहां पर कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात हैं। उफनती गंगा और यमुना नदियों का पानी जिले के कई रिहायशी इलाकों में घुस गया। घरों में पानी घुसने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घरों के ग्राउंड फ्लोर डूब गए हैं। लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगह शिफ्ट हो रहे हैं। गंगा यमुना से सटे इलाकों में रहने वाली लाखों की आबादी प्रभावित है। लोगों को कहीं भी आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। यहाँ इस इलाके में जहाँ मैं हूँ करीब 8 बजे इधर इस रोड पे पानी आ गया। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य में तेजी लाते हुए कई नाव और एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी हैं, जो लोगों को सुरक्षित इलाकों तक पहुंचा रही हैं। दोनों नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। तेज बहाव हालात को और ज्यादा गंभीर बना रहे हैं। हालात के चलते जिले की बिजली सप्लाई करने वाले सब स्टेशन डूब गए हैं, जिससे कई गांवों की बिजली भी गुल हो गई है। इधर यूपी के वाराणसी की बात करें तो गंगा नदी अपने रौद्र रूप में है और इसके कारण हालात काफी खराब हो रहे हैं। निचले इलाकों में नदी का पानी घुस गया है। वाराणसी में जीवनदायिनी गंगा का ये रौद्र रूप है। नदी का जलस्तर लगातार विकराल रूप ले रहा है। शमशान घाट से लेकर आरती स्थल तक सब पानी में समा चुके हैं। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। वाराणसी में गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। नदी का जलस्तर इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि जलस्तर बढ़ने का रिकॉर्ड टूटने की कगार पर है। भगवान का घर जल समाधि ले चुका है। प्रसिद्ध तुलसी घाट आधे से ज्यादा डूब चुका है। नमो घाट का भी कुछ ऐसा ही हाल है। देखिए कैसे मंदिर के चारों तरफ सैलाब ही सैलाब है। सीढ़ियां पूरी तरह डूब गई हैं। 80 घाट पर गंगा का पानी भर गया है। जैसे घाट के आसपास के घर और दुकानों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इससे लोगों को अपना कारोबार ठप होने का डर सताने लगा है। सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे आवाजाही ठप हो गई है। उधर गंगा की सहायक वरुणा नदी भी उफान पर है और उसके जलस्तर ने खतरे के निशान को पार कर लिया है। वरुणा नदी के किनारे की दर्जनों बस्तियों में बाढ़ का पानी घुस गया है। वरुणा कॉरिडोर सहित आसपास के इलाके जलमग्न हो चुके हैं। और उत्तर प्रदेश के बलिया में गंगा नदी का रौद्र रूप दिख रहा है। जिले में नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कटाव की जद में आए करीब 15 मकान नदी में समा गए। वीडियो बलिया की बैरिया तहसील में गंगा नदी में हुए कटाव का है, जिसकी जद में आने से घर नदी में समा गया। कटाव के चलते पेड़ पौधे समेत नदी में समाने की कगार पर है। बलिया में गंगा ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। यहाँ फसलें पानी में डूबी हुई हैं। किनारे बसे गांव गंगा में समा रहे हैं। कई गांव टापू बन चुके हैं। गंगा नदी का जलस्तर गायघाट गेज पर खतरे के निशान के बराबर है। नदी कृषि योग्य भूमि को लगातार काट रही है। चक्की नौरंगा इलाके में अभी तक करीब 15 मकान नदी में समा गए हैं। गांव के लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। अपना घर बार छोड़कर लोग ऊंची जगहों पर जा रहे हैं। गंगा किनारे बसे लोगों को बाढ़ विभाग द्वारा सुरक्षित स्थानों पर चले जाने का निर्देश दिया गया है।
लगातार जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी की वजह से आधा दर्जन से ज्यादा ग्रामीण इलाकों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। बैरिया तहसील इलाके के गोपालपुर, केहरपुर, उदई, छपरा गांव में गंगा नदी का पानी घुस गया है, जिससे गांव वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं अगर गाजीपुर की बात करें तो यहां पर भी गंगा का जल स्तर बढ़ने के बाद कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी घुस गया है। कई बड़ी संख्या में जो गांव हैं वहां पर बाढ़ आ गई है। आप हालात देखिए। यूपी के गाजीपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई गांव बाढ़ की चपेट में। जिले में 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जलस्तर बढ़ने के बाद गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। गंगा के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति आ गई है। हालात को देखते हुए लोगों को नाव के जरिए सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। जिले की सेवराई तहसील के नकदिलपुर, हसनपुर, बिरुपुर, करहिया समेत कई गांव बाढ़ के पानी से पूरी तरह से घिर चुके हैं। बाढ़ से जिले की 5 तहसीलें प्रभावित हैं। इनमें सदर, सैदपुर, जमानिया, सेवराई और मोहम्मदाबाद के तटवर्ती इलाके शामिल हैं। किसानों की सैकड़ों बीघा खेत और फसलें डूब चुकी हैं। कई रास्तों पर बाढ़ का पानी भरा है। प्रशासन हालात पर नजर रख रहा है। अधिकारी बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोगों को सतर्क कर रहे हैं। वहीं कौशाम्बी में भी यमुना नदी में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बाढ़ की वजह से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। मध्य प्रदेश के ढिंढोरी में लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। रास्तों पर जगह जगह जल भराव हो गया है और इसी की वजह से लोगों को परेशानी भी हो रही है। ये तस्वीरें ढिंढोरी के बजाग इलाके की हैं, जहां लगातार हो रही तेज बारिश ने हालात गंभीर बना दिए हैं। चक्रार नदी उफान पर है और नदी का पानी पुल के ऊपर आ गया है। इसके बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। अगर जरा सी चूक हुई तो बड़ा हादसा हो सकता है। देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई पुल था ही नहीं। पुल के ऊपर 2 से 3 फीट पानी बह रहा है, लेकिन ये लोग जान हथेली पर लेकर बाइक के साथ पुल को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही वो सैलाब के बीच पहुंचे, लड़खड़ाने लगे, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे खुद को संभाला और पुल को पार किया। इस दौरान पुल के दूसरी ओर खड़े बाइक सवार अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। इस पुल पर पानी आने की वजह से फिलहाल बजाग तहसील मुख्यालय से बिजोरा जाने वाले रास्ते पर आवागमन रोक दिया गया है, जिसकी वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। प्रशासन ने अलर्ट भी जारी किया है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग प्रशासन की अपील को नजरअंदाज करते हुए अभी भी इस पुल से गुजर रहे हैं, साथ ही अपनी गाड़ियों को भी ले जा रहे हैं। और वहीं राजस्थान के धौलपुर में मूसलाधार बारिश के बाद हालात काफी खराब हैं। चंबल नदी खतरे के निशान से 4 मीटर ऊपर बह रही है। राजस्थान के धौलपुर में मूसलाधार बारिश के बाद चंबल नदी खतरे के निशान से 4 मीटर ऊपर बह रही है। चंबल नदी में पानी छोड़े जाने के बाद हालात बिगड़ गए। नदी में उफान के कारण कई इलाकों में तबाही मची है। हालात के चलते कई गांव टापू बन गए हैं। हड़ौती क्षेत्र में हुई बारिश के कारण चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 130 मीटर से बढ़कर 142 मीटर तक पहुंच गया। इससे चंबल नदी के पुराने पुल पर करीब 3 फीट पानी की चादर बहती दिखी। पार्वती बांध भी भरने की क्षमता को पार कर चुका है। पहले पार्वती बांध से नदी में पानी छोड़े जाने के बाद करीब 2 दर्जन गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया। मूसलाधार बारिश के चलते 2 दर्जन गांव पानी की चपेट में आ गए थे। हालात के मद्देनजर राहत और बचाव कार्य के लिए सेना भी बुलाई गई। सेना और एसडीआरएफ द्वारा बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रेस्क्यू कर पहुंचाया गया। प्रशासन ने आपदा प्रबंधन की सभी टीमों को अलर्ट मोड पर रखा है। जल संसाधन विभाग की टीम लगातार जलस्तर का अपडेट ले रही है। और इधर दिल्ली की यमुना नदी में एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। लगातार हो रही बारिश और हथनी कुंड से 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ने की वजह से यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। यमुना का जलस्तर वार्निंग लेवल को भी पार कर चुका है। आइए देखते हैं पुनीत शर्मा की रिपोर्ट। दिल्ली में यमुना नदी में एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। लगातार मानसूनी बारिश हो रही है और इसकी वजह से जो यमुना का जलस्तर है वो भी बढ़ गया है। हालांकि कुछ दिन पहले हथनी कुंड बैराज से करीब 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिसके बाद यमुना का जलस्तर बढ़ गया था। इस वक्त आपको दिखाना चाहेंगे यमुना में बाढ़ की इस आशंका जो है वो लगातार बनी है। यमुना का जो जलस्तर है वो वार्निंग लेवल यानी कि 204.5 मीटर को क्रॉस करके आगे ऊपर बढ़ चुका है। इस वक्त जो यमुना का जलस्तर है वो 204.14 मीटर है और जो खतरे का निशान है वो 205.33 मीटर है। यानी कि जो
चेतावनी का लेवल है वो इस वक्त यमुना के जल स्तर ने पार कर लिया है, डेंजर लेवल के पास तक पहुंच चुकी है। लेकिन जो खतरे का निशान है वो थोड़ा दूर है, लेकिन जो चेतावनी का निशान है 204 मीटर उसको क्रॉस कर चुकी है। और यही वजह है कि आप देखेंगे कि यमुना का पानी लगातार बढ़ा हुआ है। हथनी कुंड बैराज में पानी छोड़े जाने की वजह से अभी भी 2 अगस्त और 3 अगस्त को मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। तो दुनिया के कई और भी देश हैं जहां पर पानी के प्रहार के बाद कोहराम मचा है। तुर्की की बात करें, यहां की राजधानी अंकारा में मूसलाधार बारिश के बाद हालात काफी खराब हुए। अगस्त के महीने में तुर्की के अलग अलग हिस्सों में प्रकृति ने सैलाबी सितम का ट्रेलर लॉन्च कर दिया है। बाढ़ और सैलाब का आपातकाल जारी है। न सिर्फ तुर्की की राजधानी अंकारा बल्कि दूसरे शहरों में भी आसमानी आफत कहर बनकर टूटी है। बाढ़ बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों से लेकर गली मोहल्लों में सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आ रहा है। कुदरत के कहर के आगे तुर्की बेबस है। अंकारा से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसे देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ हालात कैसे हैं। कई इलाके पानी में पूरी तरह डूब चुके हैं। घर के घर तबाह हो चुके हैं। पानी के इस भीषण प्रहार से कई लोगों की जान चली गई। अब इस तस्वीर को देखिए, सीढ़ियों से पानी झरने की तरह नीचे गिर रहा है। सैलाब की इस डरावनी तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये मानो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाएगी। मॉनसून पूरी तरह विनाशकारी मूड में है। अभी भी हालात काफी गंभीर बने हुए हैं। तेज बारिश की वजह से राहत कार्यों में काफी परेशानी हो रही है। और बिहार में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर बवाल लगातार जारी है। वोटर लिस्ट ड्राफ्ट में अपना नाम नहीं होने के तेजस्वी यादव के आरोप पर भारतीय जनता पार्टी ने जवाब दिया। बीजेपी ने कहा कि तेजस्वी यादव ने 2-2 वोटर कार्ड बनवाए हैं। जिस तस्वीर में अलग एपिक नंबर था, जिसका नंबर है RAB 2916120, जो गलत नंबर बताया गया था, तो 2 वोटर आईडी कार्ड हैं। एक वोटर आईडी कार्ड जो मैंने आपको दिखाया और वह एपिक कार्ड के साथ यह है, और दूसरा वाला यह है जिसमें दूसरे एपिक कार्ड नंबर का जिक्र कल तेजस्वी जी कर रहे थे। यह है तेजस्वी यादव की हकीकत। इसमें से सच कौन, इसमें से झूठ कौन? तेजस्वी यादव 2 जगह वोट डालते थे। आप सोचिए तो इनके कार्यकर्ता क्या करते होंगे। और ये जो तिलमिलाहट है, ये इसी कारण से तिलमिलाहट है। 2015 और 2020 दोनों के चुनाव के हलफनामे नॉमिनेशन पेपर और एफिडेविट में लेके आया हूं। इधर बिहार में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने गैस एजेंसी संचालक को गोली मार दी। बिहार में अपराधी रोज अपराध की नई इबारत लिख रहे हैं। ये तस्वीर मुजफ्फरपुर के करजा थाना इलाके की है, जहां बेखौफ अपराधियों ने गैस एजेंसी के संचालक को गोली मार दी, जिन्हें गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 बाइक पर सवार होकर आए 5 नकाबपोश अपराधियों ने बेहद शातिराना तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया। 2 अपराधी गैस एजेंसी के बाहर खड़े हो गए और 3 अपराधी अंदर दाखिल हो गए, जहां उन्होंने पहले पैसे की डिमांड की। जब गैस एजेंसी के मालिक धीरज शाही ने इसका विरोध किया तो उनके गर्दन और पेट में गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद अपराधी कैश लूट कर फरार हो गए। इस सनसनीखेज वारदात के बाद इलाके में दहशत फैल गई। आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। उधर घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान की जा रही है, लेकिन एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं ने बिहार पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और इधर हिंदू आतंकवाद को लेकर एनसीपी शरद गुट के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने एक विवादित बयान दे दिया। आव्हाड ने कहा कि सनातनी आतंकवाद सालों से चल रहा है। इस बयान के बाद बीजेपी ने क्या कहा, याद रखिए। एनसीपी विधायक जितेंद्र आव्हाड ने सनातन धर्म के खिलाफ तीखी टिप्पणी की है। आव्हाड ने कहा, सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध पर अत्याचार करने वाले सनातनी आतंकवादी थे। आव्हाड ने कहा, छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या का षड्यंत्र रचने वाले सनातनी आतंकवादी थे। आव्हाड ने कहा कि सनातनी आतंकवादियों ने ही महात्मा फुले का सामाजिक बहिष्कार किया था और उनकी हत्या करवाई। उन्होंने ये भी कहा कि सनातनी आतंकवादियों ने ही महात्मा गांधी पर बार बार हमले किए और प्रार्थना करने गए निहत्थे महात्मा पर गोली चलाई।
अवार्ड के बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है। बीजेपी के राम कदम ने कहा, केवल और केवल किसी को खुश करने के लिए अब किन्हीं भी शब्दों का चयन करोगे। श्रीमान शरद पवार गुट के नेता ने करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है। उनके दिल से जो बद्दुआ निकली है उसके आप पात्र हो। खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के नागपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। नितिन गडकरी के घर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। फोन कॉल के जरिए धमकी दी गई है। पुलिस ने उमेश राउत नाम के शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया है इस पूरे मामले में। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और बताया जा रहा है कि फोन कॉल आया और फोन कॉल के जरिए नितिन गडकरी के घर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और वो शख्स जिसे गिरफ्तार किया गया है इस पूरे मामले में, ये देखिए, पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इसका नाम उमेश राउत बताया जा रहा है और इसी पर आरोप लगा है धमकी देने का। पुलिस का क्या कहना है इस पूरे मामले में, आपको दिखाते हैं। तो बेसिकली मॉर्निंग अराउंड 9 बजे हमारा 112 का नंबर पे एक कॉल आया था। तो कॉल में ऐसा बोला गया था कि आज नितिन जी गडकरी सर के घर में हमने बॉम्ब डाला है, वो बॉम्ब फूटने वाला है, ऐसा हमको इन्फॉर्मेशन आया है। तो इमीडिएटली हमारा बॉम्ब स्क्वाड वगैरह हमने एक्टिवेट किया है। इमीडिएटली वहाँ पे जाके घर का सर का सिक्योरिटी को इन्फॉर्म कर दिया है। हमारा ऑफिसेस का विजिटेशन भी हुआ है। पूरा घर का हमने बॉम्ब स्क्वाड के थ्रू चेक किया है, बट उसमें कुछ हमको मिला नहीं है। फिर हमको समझ में आया कि ये हॉक्स कॉल है। तो इमीडिएटली जिस नंबर से हमको कॉल आया वो नंबर को हमने ट्रेस किया, उसका लोकेशन वगैरह निकाला। फिर उसका हमने इसमें नेटगेट का भी यूटिलाइजेशन किया। नेटगेट से हमने डिटेल्स निकाला, उसका एड्रेस निकाला, हमें उसको इमीडिएटली गुना दाखिल करके उसको अरेस्ट भी किया है। अभी आरोपी हमारा ताबे में है। और जयप्रकाश इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश, कैसे पुलिस इस आरोपी उमेश राउत तक पहुंची है और क्या पता चल पाया इससे अभी तक की पूछताछ में? देखिए, आरोपी का नाम उमेश राउत है और ये कोतवाली इलाके का रहने वाला है। कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मेडिकल लाइन में इसका एक शराब का दुकान पर ये काम करता था और ये बताया जा रहा है कि जिस वक्त नितिन गडकरी के महाल इलाके के घर पर इसने बम रखने की खबर दी, उस वक्त ये शराब पिया हुआ था। बॉम्ब स्क्वाड एंड डॉग स्क्वाड वहां पर पहुंचा, पूरे घर की तलाशी ली गई, अहाते की तलाशी ली गई, अगल बगल के पड़ोसियों के बंगले की तलाशी ली गई, लेकिन कुछ भी न मिलने के बाद पुलिस को लगा कि यह हॉक्स कॉल है। मैं आपको बताऊं कि मालेगांव 2008 के बम धमाकों का जजमेंट आने के बाद से लगातार कई ऐसे बयान आ रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ने भी बयान दिया है। मुजावर जो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है उसने सोलापुर में बयान दिया है कि कई आरएसएस के और हिंदू सनातनी नेताओं को फंसाने की साजिश रची जा रही थी। और ऐसे माहौल में जब मालेगांव 2008 बम धमाके का जजमेंट आया है, नितिन गडकरी के घर पर जो केंद्रीय मंत्री हैं और आरएसएस के कट्टर विचारक है, अगर उनके घर पर इस तरह के बम की खबर है तो नागपुर पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और करीब 30 से 40 पुलिसकर्मी, डॉग स्क्वाड, बॉम्ब स्क्वाड वहां पर पहुंचे। लेकिन बाद में ये पता चला कि ये धमकी देने वाला जो बंदा है वो शराब पिया हुआ था और उसको हिरासत में ले लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए जयप्रकाश। चले आगे बढ़ते हैं। एनआईए कोर्ट से बरी होने के बाद पहली बार प्रज्ञा ठाकुर भोपाल पहुंची। प्रज्ञा ने कहा, मुझे बड़े लोगों के नाम लेने के लिए प्रेशर डाला गया था। 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में एनआईए कोर्ट से बरी होने के बाद पहली बार भोपाल पहुंची प्रज्ञा ठाकुर का शानदार स्वागत किया गया। लोगों ने ढोल नगाड़े बजाते हुए स्वागत किया। भोपाल पहुंची प्रज्ञा ने कहा कि कोर्ट के फैसले के बाद भगवा आतंकवाद कहने वालों के मुंह काले हुए हैं। प्रज्ञा ने कहा कि कोर्ट का फैसला हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद कहने वालों के मुंह पर तमाचा है। उन्होंने कहा कि सत्य की जीत हुई है। प्रज्ञा ने कहा, धर्म और सत्य हमारे पक्ष में था, इसलिए हमारी जीत हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि मालेगांव ब्लास्ट मामले में उन्हें बड़े बड़े लोगों के नाम लेने के लिए कहा गया था। माननीय भागवत जी का नाम, राम माधव जी का नाम, हमारे माननीय मोदी जी का नाम, योगी जी का नाम, माननीय इंद्रेश जी का नाम और तमाम वो नेता जो बड़े बड़े नेता हैं उन लोगों के नाम लेने के लिए कहा कि उन्होंने कहा और हमने ऐसा किया, ये बोलो। मैंने उनकी बात को नहीं सुना और ना ही माना, इसलिए उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया।
इधर महाराष्ट्र के नासिक में कोचिंग सेंटर में बेंच पर बैठने को लेकर एक विवाद हो गया और विवाद इस कदर बढ़ा कि एक छात्र की हत्या कर दी गई। पुलिस ने 2 बच्चों को हिरासत में लिया है इस पूरे मामले में। नासिक में बेंच पर बैठने को लेकर हुए विवाद में एक छात्र की जान चली गई। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र यशराज गंगुर्दे की 2 छात्रों से बेंच पर बैठने को लेकर झगड़ा हुआ था। बैठने को लेकर शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। यशराज के कक्षा में पढ़ने वाले 2 नाबालिग दोस्तों ने मिलकर उसकी पिटाई शुरू कर दी। दोनों छात्रों ने यशराज की इतनी पिटाई की कि वो उठने लायक ही नहीं रहा। वहां मौजूद छात्र और लोगों ने बुरी तरह से घायल यशराज को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 बच्चों को हिरासत में लिया। नासिक के सातपुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यशराज की मौत के बाद उसके परिवार में मातम छाया हुआ है। कोचिंग सेंटर में इस हत्या की वारदात के बाद से दूसरे अभिभावक डरे हुए हैं। 2 नाबालिग की इस तरह से खूनी वारदात को अंजाम देने की घटना से लोगों की चिंता बढ़ गई है। अब सवाल है कि जब 2 बच्चे यशराज को पीट रहे थे तो बाकी क्या कर रहे थे? कोचिंग के संचालक या वहां मौजूद लोगों ने बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? इधर बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद मुंबई के कबूतर खानों को बंद कर दिया गया है और बीएमसी ने दादर में मौजूद कबूतर खाने को ढक भी दिया है। उसके बाद भी कबूतर दाना की आस में बैठे रहते हैं, लेकिन एफआईआर होने के डर से कोई भी दाना नहीं डाल रहा है। देखिए टीवी 9 संवाददाता शुभम पांडे की ग्राउंड रिपोर्ट। बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश दिए जाने के बाद मुंबई के तमाम बड़े कबूतर खानों को बंद कर दिया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई की सबसे सुप्रसिद्ध दादर इलाके में, जहां पर ये दादर कबूतर खाना आप इस वक्त तस्वीरों में देखिए कल तक पूरी तरीके से खुला हुआ था। अब जब मामला सामने आया है कि मुंबई के पौड़ी इलाके में पहली एफआईआर जो है इतिहास में दर्ज हुई कि कबूतर को दाना डालने की, और इस वक्त आप देखिए कबूतर रोज यहाँ पर आते थे दाना खाने के लिए, उन्हें दाना मिलता था। वो इस वक्त यहाँ पर आप देखिए कि जब इसे पूरी तरीके से तालपत्री लगाकर ढक दिया गया है तो भी उसके बावजूद यहाँ पर बैठे हैं। तमाम कबूतर कुछ बिल्डिंग्स पर बैठे हैं और आस लगाकर बैठे हैं कि कोई इन्हें दाना डालेगा, कोई इन्हें दाना नहीं डाल पाएगा, क्योंकि अगर इन्हें कोई दाना डालेगा और वो पकड़ा जाएगा तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी। कहा जाए जिस तरह से कबूतरों को लेकर अब जैन समाज भी सड़कों पर उतरा है और ये मांग कर रहा है कि आखिर कबूतरों को दाना डालने से हिंदू धर्म में, जैन धर्म में पुण्य मिलता है, उसे किस तरीके से ये बंद किया जा सकता है। और देखिए आंध्र प्रदेश से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आंध्र प्रदेश में ग्रेनाइट खदान में हादसा हो गया है। हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई है। बापटला के ग्रेनाइट खदान में यह हादसा हुआ है। ग्रेनाइट के पत्थर अचानक से टूटकर मजदूरों पर गिर गए। हादसे में कई और मजदूर भी घायल हुए हैं। हालांकि कितनी संख्या में मजदूर घायल हुए हैं यह भी क्लियर नहीं हो पाए, लेकिन 6 मजदूरों की मौत हो गई है। एक ये बड़ा हादसा, दुखद हादसा जो आंध्र प्रदेश में हुआ है। यहां पर ग्रेनाइट खदान में हादसा, बड़े बड़े पत्थर गिरे और इसमें 6 मजदूरों की मौत। और आंध्र प्रदेश से ही खबर, जहां एसआईटी ने शराब घोटाले के एक अभियुक्त से मोबाइल के नोटों की गिनती करते हुए वीडियो बरामद कर लिया। ये मोबाइल फोन बरामद हुआ और उसमें से ये वीडियो मिला है। वीडियो में 500 से 2000 के नोटों के बंडल दिख रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। करोड़ों रुपयों की नकदी का ये वीडियो आंध्र प्रदेश में शराब घोटाले का एक अभियुक्त वेंकटेश नायडू के फोन से बरामद किया गया। एसआईटी ने ये वीडियो आंध्र प्रदेश के पूर्व विधायक चेविरेड्डी भास्कर रेड्डी के सहयोगी वेंकटेश नायडू के मोबाइल फोन से बरामद किया। आप वीडियो में देख सकते हैं कि मेज पर रखे नोटों के बंडल को गिना जा रहा है। मेज पर 500 से 2000 के नोटों के बंडल दिख रहे हैं। हालांकि ये वीडियो कब की है इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये वीडियो शराब घोटाले से जुड़ा है या नहीं इसकी भी पुष्टि अभी नहीं हुई है। बताया जाता है कि आंध्र प्रदेश शराब घोटाले के अभियुक्त वेंकटेश नायडू ने नोट गिनती करते हुए वीडियो खुद बनवाया है। एसआईटी ने इससे पहले घोटाले में कथित भूमिका होने के आरोप में वेंकटेश नायडू को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था। 2 दिन पहले ही हैदराबाद के बाहरी इलाकों में एक फार्म हाउस पर छापेमारी कर 11 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की गई थी। उसके बाद से एसआईटी लगातार इस केस में जुड़े लोगों पर कार्रवाई कर रही है।